हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हेमेटोलॉजी क्लास। आज हम समझेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइड सेल्स, यानी जो आपके डीएलसीज हैं, यानी जिनको हम ल्यूकोसाइड्स कहते हैं, दूसरे नाम से हम वाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि डीएलसी सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे इसको काउंट किया जाता है और क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हैं, क्या मटेरियल रिक्वायर्ड्स हैं, क्या इसके नॉर्मल रेंज हैं और इसका सैंपल टाइप क्या होता है और इसको प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें क्या क्या स्टैंडर्ड चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि डीएलसी यानी ल्यूकोसाइट सेल्स या डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स जिसको बोला जाता है, अगर टोटल ल्यूकोसाइट्स आप बोलते हो डेट इज़ अ डिफरेंट टेस्ट। इसमें आप कई बार कंफ्यूज ना होए कि ल्यूकोसाइट्स में दो टेस्ट किए जाते हैं। पहला होता है आपका जो टोटल ल्यूकोसाइट सेल्स है, मतलब जो आपके डीएलसी सेल्स हैं, 5 सेल्स मिलके टोटल ल्यूकोसाइट्स बनाते हैं। वो 5 सेल्स अलग अलग काउंट करेंगे तो उनकी अलग नॉर्मल रेंज है, अलग क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। जब आप उसको एक साथ काउंट करते हो तो उसका एक अलग रेंज है और अलग उसके नॉर्मल रेंज के साथ में स्पेसिफिकेशंस हैं। आप को रिलेट जरूर कर सकते हो कि इन केस अगर कोई डीएलसी सेल्स यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल बढ़ा हुआ है तो टीएलसी सेल्स पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो नॉर्मल रहेगा या हाई जाएगा या कम होगा उस केस में। ये ज़रूर आप यहाँ पे कोरिलेट कर पाएंगे इस टेस्ट को समझने के बाद। मैं बात करूँ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट की, तो ये जो टेस्ट है ये आपका इन्फेक्शन यानी आपका एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है या किस टाइप का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है तो किस टाइप का इन्फ्लामेशन है, इसको ये बताता है। और इस टेस्ट से हमें ये भी पता लगता है कि जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे कभी आपका फ़ीवर आपको होता है, 2 से 3 दिन आपका फ़ीवर रहता है, या जैसे विडाल की मैं बात कर लेता हूँ, जब आपको टाइफाइड फ़ीवर रहता है या डेंगू फीवर जब होता है, तो उस केस में जैसे हम जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो सीबीसी के टेस्ट के अंडर में ये टेस्ट आता है। यानी सीबीसी का जो पैरामीटर्स हैं उसमें से एक पैरामीटर डीएलसी भी है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स। तो जब आपको टाइफाइड फीवर होता है उस केस में या डेंगू फीवर होता है उस केस में आपके जो डीएलसीज होते हैं दे आर एबनॉर्मल्स, मतलब वो एबनॉर्मली भी शो करते हैं। एबनॉर्मल का यहाँ मेरा मतलब है कि जो उनकी स्पेसिफाइड नॉर्मल रेंज है उससे वो ज़्यादा होते हैं और कई जगह वो कम भी देखे जाते हैं। जैसे एक्यूट इन्फ्लामेशन के केसेस में आपके न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं और साथ ही साथ में टीएलसी जो है वो भी राइज होता है। स्किन इन्फ्लामेशन या स्किन इन्फेक्शन के कॉज में जो आपका स्नोफिल काउंट है वो ज़्यादा रहता है। और अगर मैं क्रॉनिक की बात करूं जैसे टीबी का केस है या कोई एचआईवी केस है तो उस केस में बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स, इनकी भी रेंज जो है वाइडली डिफरेंस देखी जाती है, एबनॉर्मलिटीज़ देखी जाती है। बढ़ते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में, तो कौन से पहले 5 सेल हैं ये जान लेते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट में। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के आपके 5 सेल जो डिवाइड होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरा ए ग्रेन्युलोसाइट्स। बात करते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या डिफरेंस है। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स जो हैं जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। अब ग्रेन्यूल्स को अगर आम भाषा में समझना चाहें आप तो डॉटेड स्ट्रक्चर कहीं पे आप देखते हैं न्यूक्लियस के साथ में जो डॉट 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 सेल्स में दिखाई देता है, दैट इज़ योर ग्रेन्यूल्स, दैट डॉटेड पार्ट। और तो वो अगर सेल में नहीं होगा तो दैट सेल विल बी ए ग्रेन्युलोसाइट सेल। और वही अगर डॉटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो वो क्या होगा, आपका ग्रेन्युलोसाइट सेल्स होगा। अब ग्रेन्युलोसाइट्स में और ए ग्रेन्युलो में याद करने का जो बहुत सिंपल सा तरीका है, तो जिस सेल नेम के पीछे फिल लगा होगा तो वो आपका ए ग्रेन्युलोसाइट में आएगा, जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। तो ये 3 सेल जो हैं ये आपके ग्रेन्युलोसाइट सेल्स हो गए। और जिसके पीछे साइट लगा होगा जैसे ल्यूकोसाइट और मोनोसाइट, तो ये आपके ए ग्रेन्युलोसाइट यानी जिस सेल में ग्रेन्यूल्स नहीं है वो वाले सेल हो गए। तो याद करने का तरीका आपने सीख लिया कि जिस नाम के पीछे फिल लगा है जैसे न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल,
नाम के पीछे फिल लगा है, दैट मीन्स दे बिलोंग्स टू ग्रैन्युलोसाइट सेल्स। और जिसके पीछे साइट लगा है जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, तो वो आपकी ए ग्रैन्युलोसाइट होगा, यानी जिस सेल्स में ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में कि न्यूट्रोफिल की कंडीशन क्या क्या है जिसमें आपका जो न्यूट्रोफिल है वो बढ़ेगा तो क्या रेंज में बढ़ेगा और घटेगा तो क्या रेंज में घटेगा। तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल के साइज़ के बारे में जान लेते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम डीएलसी करते हैं और या जीबीपी करते हैं, डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल्स काउंट, या फिर जीबीपी जनरल ब्लड पिक्चर, पीएस पेरिफेरल स्मेयर, या आपका ब्लड स्मेयर डायग्नोसिस करते हैं, जब सेल का स्ट्रक्चर वगैरह जानते हैं, देखते हैं कि सेल किस साइज़ का है, कैसा एक्ट कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी भी समझनी होती है। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी समझने के लिए आपको मैं साइज़ भी बताता हुआ चलूँगा, और उस सेल को पहचानने के लिए किस तरीके से आप पहचान सकते हैं उस सेल को, वो भी बताता हुआ चलूँगा। तो न्यूट्रोफिल की अगर बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल का साइज़ जो होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर, यानी बहुत छोटा, माइक्रो मतलब माइक्रोन जिसे बोलते हैं, बहुत छोटा होता है आपका साइज़ में। जब आप मैग्नीफिकेशन ग्लास में देखेंगे तो उसमें, मैग्नीफिकेशन ग्लास का है मेरा मतलब माइक्रोस्कोप में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्मल मैग्नीफिकेशन ग्लास में आपको सेल नहीं दिखेगा, टू बी क्लियर। अगर आप कोशिश करेंगे कि भाई मैं सिंगल मतलब लेंस माइक्रोस्कोप अगर ले लूँ, यानी मैग्नीफिकेशन ग्लास ले लूँ और मैं सेल देखूँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले सकते हैं, या और अदर जिसमें मल्टी लेंस यूज़ होता है, वो माइक्रोस्कोप आपको चाहिए होगा। और मैं अगर सेल साइज़ की मॉर्फोलॉजी की बात करूँ कि कैसे आप सेल साइज़ की मॉर्फोलॉजी को देख सकते हैं, तो उसमें आपका जो 100x लेंस पावर है, यानी जिसे हम ऑयल इमर्शन भी कहते हैं माइक्रोस्कोप में, उस लेंस पावर पे आप इजीली जो है किसी भी डीएलसी सेल्स को देख सकते हैं और क्लियरली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल की। तो साइज़ जो है इसका वो है आपका 10 से 12 माइक्रोमीटर। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियस इसके अंदर कैसा दिखाई देता है, तो 2 से 5 लोब्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ लोब से मतलब है कि आपका सेंटर में, जैसे एक सर्कल सेंस है, उसके सेंटर में ऐसे जैसे अब मैं हाथ करूँ तो सपोज़ ये बेस हो गया, ये 3-4 अलग अलग लोब्स हो गए, तो 2 से आपके 5 लोब्स जो हैं उसमें दिखाई देंगे। और वो लोब्स जो होंगे, हो सकता है मतलब ओवरलैप भी हों स्मेयर बनाने की टेक्निक की वजह से, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अगर 2 से 5 लोब प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स इट इज़ योर न्यूट्रोफिल। बात करते हैं कि न्यूट्रोफिल इंक्रीज कंडीशन का क्या है, तो उसे हम टेक्निकली जो वर्ड हम बोलते हैं, दैट इज़ योर न्यूट्रोफीलिया। याद रखना, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं तो उस टर्म को हम लोग मेडिकली बोलते हैं इट्स न्यूट्रोफीलिया। देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल टर्म में, आपको जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती है वो ज़रूर आनी चाहिए। या न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस, ये भी इसको बोला जाता है। यानी कई जगह आप देखेंगे जिस पेशेंट का न्यूट्रोफिल बढ़ा होता है और डॉक्टर जब उसकी रिपोर्ट बनाता है तो अगर समरी में कुछ डालना होता है तो वो लिखता है कि न्यूट्रोफीलिया हुआ है या न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस हुआ है उसको। तो साइटोसिस और फीलिया का मतलब होता है इंक्रीज़ होना। ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर नाम के पीछे फीलिया लगा है या साइटोसिस लगा है, दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलर सेल जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है अपने नॉर्मल रेंज से। आगे बढ़ते हैं। ये इंक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका न्यूट्रोफीलिया। और कौन कौन सी कंडीशन है, तो ये आपकी कंडीशंस, फिज़िकल अगर मैं कंडीशन की बात करूँ तो आपका किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में या कोई चोट लग जाने पे, ठीक है, एक्सीडेंटल में, ये जो है ये बढ़ा हुआ आता है और रेंज जो है बेसिकली इसकी बड़ी आती है। और अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ कि कौन सी इंक्लूड, मतलब कौन सी ऐसी इन्फेक्शंस हैं, तो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, आपका यूरेमिया है, और साथ में ड्रग्स या केमिकल का मतलब कोई ड्रग्स ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, उस केस में भी कभी कभार देखा जाता है कि आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिज़िकल और इमोशनल में बोला जाए तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, यानी आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई रह रहा है, या आप हिमेटोलॉजिकल
डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपका माइलोजेनस, हाँ दैट इज़ माइलोजेनस ल्यूकीमिया एक है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगर ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगा। माइलोजेनस ल्यूकीमिया करके है, तो वो डिजीज़ डिसऑर्डर जिसे होता है उसमें देखा गया है कि आपका जो न्यूट्रोफिल है वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। वहीं अगर जो बच्चा होता है, यानी जस्ट बॉर्न बेबी होता है, उसकी नॉर्मल रेंज अलग होती है, हम उसे बढ़ा हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अकॉर्डिंग टू अडल्ट अगर हम कंपैरिजन करें तो वहाँ न्यूट्रोफिल जो है वो बढ़े हुए रहते हैं। कोई सर्जरी हुई होती है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर का, या किडनी स्टोन का, एनी एनी ऑपरेशन, तो उस केस में भी क्या होगा कि मेरे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बढ़े हुए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एक डिजीज़ कंडीशंस में ही आपको देखने को मिलेगा, कुछ मेडिकल कंडीशंस में जो सर्जिकल कंडीशंस है, ट्रीटमेंट कंडीशंस हैं, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है कि न्यूट्रोफिल्स कहाँ कहाँ बढ़े हुए हैं। बात करते हैं न्यूट्रोपीनिया, यानी अब ये कंडीशन है कि आपकी कम होने की कंडीशन है। तो न्यूट्रोपीनिया की क्या कंडीशन है, तो ये जो है आपका नॉर्मल रेंज से लो हो जाता है काउंट में, तो उस कंडीशन को कहते हैं न्यूट्रोपीनिया। और इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो आपका कह सकते हो जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उसकी वजह से कई बार देखने को मिला है, या माइलॉइड हाइपोप्लेजिया है उसकी वजह से देखने को मिलता है, या कई बार ड्रग ट्रीटमेंट की वजह से भी देखने को मिलता है कि आपका जो न्यूट्रोफिल है वो नॉर्मल रेंज से क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि हाइपर ग्रैन्यूल न्यूट्रोफिल, यानी न्यूट्रोफिल्स विद टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स, मतलब वो चीज़ जो रेडिएशन से इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आप ये इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ, जो उनका न्यूक्लियस है वो अगर कोई रेडिएशन में ज़्यादा रह रहा है, जैसे एक्सरे अल्ट्रासाउंड के जो टेक्नीशियन हैं या जो अभी कर रहे होंगे, उनको क्यों मतलब ईयरली जो है वो ऑफ दिया जाता है, मंथ 2 मंथ का गैप दिया जाता है, उसका रीज़न सी ये है कि जो सेल्स हैं उसमें टॉक्सिसिटी ना बढ़ जाए, टॉक्सिक ना हो जाए उनका सेल। और वो टॉक्सिक सेल कैसा दिखाई देगा, तो ब्लू ब्लैक कलर का उनका जो न्यूक्लियस है वो दिखाई देने लगेगा। दैट मीन्स उनके सेल में लेवल जो है, टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिफरेंट हार्मफुल रेडिएशंस। वैस्कुलेशन की बात करें तो मल्टीपल क्लियर वैक्यूल्स हैं जो कि आपका साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल्स जो है वो दिखता है, जो कि आपका मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की कंडीशन में रहता है। फिर आपका जो और कंडीशंस हैं न्यूट्रोफिल की, वो है आपकी एलर्जिक कंडीशंस, वहाँ पे आपको कई बार न्यूट्रोफिल आपके इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे। और अगर मैं कलर की बात करूँ तो वहाँ पे वो आपको पेल ब्लू, पेल, अब देखो पेल जो वर्ड है ये भी इट्स अ टेक्निकल वर्ड। पेल वर्ड क्या है, पेल वर्ड है आपका कि हल्का, जिसे हम बोलते हैं ना लाइट, बहुत लाइट, ये पेल येलो आपने सुना होगा यूरिन के केस में कई बार कि बहुत पेल कलर है या लाइट कलर है, ठीक है, तो वो है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा न्यूट्रोफिल के बाद स्नोफिल। अब स्नोफिल की मैं बात करूं तो स्नोफिल क्या है, आपका साइज़ जो है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर है। न्यूक्लियस की बात करें तो स्नोफिल का जो न्यूक्लियस है वो आपका बाइलो बेड न्यूक्लियस टाइप का दिखता है। यानी न्यूट्रोफिल की मतलब स्नोफिल की अगर मैं बात करूं कि कैसा आपको देखने को मिलेगा, तो एक हेडफोन जैसा होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मली हेडफोन यूज़ करते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ और एक कंबाइंड वायर सी रहती है, मतलब हेड पे ऐसे मूव करता है, तो उस तरीके का कुछ स्नोफिल दिखता है। ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके अंदर, और इसका साइज़ जो है वो 10 से 12 माइक्रोमीटर रहता है। बात करें कि स्नोफीलिया की कंडीशन, देखिए स्नोफीलिया मतलब स्नोफिल जहाँ बढ़ रहा है, तो स्नोफिल जब बढ़ता है दैट मीन्स योर एलर्जिक डिजीज़ है, आपकी कोई भी स्किन से रिलेटेड एलर्जिक डिजीज़ हो सकती है, या आपका अस्थमा की कंडीशन हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका कोई क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया की कंडीशन हो सकती है। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि आपका जो स्नोफिल काउंट है वो बढ़ जाता है।
बात करते हैं स्नोपीनिया यानी स्नोफिल किस कंडीशन में डिक्रीज होता है। अब देखिए बढ़ रहा है घट रहा है, ये मैं नॉर्मल रेंज आपको बताऊंगा तो आप वहाँ कोरिलेट कर पाएंगे कि बढ़ना किसे कहते हैं और घटना किसे कहते हैं। यानी एक लोअर रेंज होगी और एक हायर रेंज होगी, उस दोनों के बीच में है तो नॉर्मल है, इससे बाहर है तो घट रहा है, इससे बाहर है तो बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये छोटा है इधर से नीचे गया तो घट रहा है, ये बड़ा है तो इधर से ऊपर गया तो वो बढ़ रहा है। तो स्नो पीनिया मतलब घटने की कंडीशन, किधर की, इधर से नीचे जाने की कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल कह सकते हो कि स्ट्रेस जो है आपका मेंटल स्ट्रेस जो है कई बार उसकी वजह से भी आपका स्नोफिल काउंट घटने लगता है एक्सट्रीम केस में। और एक्यूट इन्फ्लामेशन स्टेज जो है उस केस में भी देखा गया है इन्फ्लामेटरी स्टेजेस जहाँ पे जो स्नोफिल काउंट है वो बढ़ा हुआ नज़र आता है। एक्यूट मतलब अभी फ़िलहाल में कोई चोट लगी, इंटरनल हिटिंग है या किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग आ गई है ऑर्गन में, तो उस केस में आपका स्नोफिल काउंट जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा, मतलब सॉरी घटा हुआ नज़र आएगा एक्यूट में। ठीक है, अब आ जाते हैं बैसोफिल्स। बैसोफिल की बात कर लें तो साइज़ जो है इसका वो है 8 से 10 माइक्रोमीटर। इसके न्यूक्लियस की बात करें तो बैसोफिल का जो न्यूक्लियस है वो आपका बीन्स शेप का नज़र आता है। ठीक है, किडनी बीन्स कह सकते हो, बीन शेप का, जिसमें थ्री का मतलब एक सिंगल बीन जैसे किडनी शेप होती है वैसा सा आपको नज़र आएगा। और अगर बात करें बैसोफीलिया की यानी इंक्रीज ऑफ बैसोफिल की, तो ये ज़्यादातर आपका एलर्जिक और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के केस में या पॉलीसाइथीमिया वेरा के केस में बढ़ा हुआ नज़र आता है। और बैसोफिल जो है आपके नॉर्मली ज़ीरो रहते हैं एक हेल्दी पर्सन में। वैसे अगर मैं रेंज की बात करूं तो 0 से 2 इसकी नॉर्मल रेंज है, जो कि डिनोट करती है कि अगर इसके बीच में आपके बैसोफिल्स दिख रहे हैं दैट मीन्स अ पर्सन इज नॉर्मल। बैसोफिल नॉर्मल एक हेल्दी पर्सन में मुश्किल से मुश्किल एक या कभी कभार वो भी नहीं दिखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के केस में देखा गया है, कैंसर के केस में देखा गया है, या कोई बार ट्यूमर के केस में देखा गया है कि बैसोफिल्स नज़र आ जाते हैं नॉर्मल रेंज से थोड़े ज़्यादा। बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में कि अब मोनोसाइट क्या है। तो पहले तो मोनोसाइट समझ लीजिए कि किस तरीके का दिखता है। तो बैसोफिल और मोनोसाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ एक डिफरेंस आता है वो है ग्रैन्यूल्स का। जब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना, देखो आपको डायग्रामेटिकली अगर कोई चीज़ बताई जाएगी तो आप डिफरेंस सर्च आउट कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप स्लाइड के अंदर उस सेल को देखोगे तो उसको कंपेयर करके उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है जो लर्नर्स हैं वो मोनोसाइट को बैसोफिल समझ लेते हैं और बैसोफिल को मोनोसाइट समझ लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ ग्रैन्यूल्स का फ़र्क होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियस में चेंज नज़र आता है, बाकी ऑलमोस्ट दिखने में वो थोड़ा सिमिलर सा ही लगता है। बात करें इसके साइज़ की तो ये भी आपका जो साइज़ है 12 से 18। अब देखिए यहाँ पे बैसोफिल का जो साइज़ था वो छोटा था और वहीं मोनोसाइट का जो साइज़ है वो बड़ा है, यानी 12 से 18 माइक्रोमीटर है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो किडनी शेप का ये दिखाई देता है, सिंगल किडनी जैसे होती है वैसा दिखाई देगा आपको। मोनोसाइट यानी मोनोसाइटोसिस यानी इंक्रीज ऑफ मोनोसाइट कंडीशन की मैं बात करूं तो ये 10%, मतलब इसकी अगर मैं नॉर्मल रेंज बताता हूँ कि ये 10% अपर नॉर्मल रेंज जो है, तो वो क्या कंडीशन है। तो आपका कोई भी आप कह सकते हो कि जैसे अगर आपका कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन रिकवरी स्टेज पे मोनोसाइट्स जो हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं, और ट्यूबरक्लोसिस के केस में आपके मोनोसाइट बढ़े हुए आते हैं, मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया के केस में। अब देखो ल्यूकीमिया वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो आप इसको सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज़ बेसिकली ल्यूकीमिया। तो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया जो है इस कंडीशन में आपके मोनोसाइट्स जो हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। बात करते हैं मोनोसाइटोपिनिया की, मतलब मोनोसाइट्स के रिड्यूस होना। तो इसकी जो परसेंटेज है रिड्यूस की वो होती है 2%, यानी इसको कहा जाता है लो नॉर्मल। ठीक है, इससे नीचे जाएगा तो इसका मतलब मोनोसाइट कम हो रहे हैं, इससे ऊपर रहेगा और अबव से 10% से कम रहेगा तो नॉर्मल रेंज आएगा। तो यहाँ 2% से जब नीचे जाता है तो क्या कंडीशंस है। तो कई सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स देखी गई हैं जिसमें थेरेपीज़ वगैरह की वजह से क्या होता है कि आपका जो मोनोसाइट्स हैं वो कई बार कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाती है, खासकर आपके हेयर सेल ल्यूकीमिया के केस में, या आप कह सकते हो ट्रीटमेंट विद
ड्रग्स और थेरेपीज़ जो चलती हैं, उस केस में कई बार देखा गया है कि जो आपका मोनोसाइटोपिनिया है वो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी उसके नॉर्मल रेंज से नीचे जा रहा है। अब आ जाते हैं ल्यूकोसाइटोसिस पे। ल्यूकोसाइटोसिस का क्या मतलब है? तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है वो टू टाइप में डिवाइड है, यानी आपके स्मॉल ल्यूकोसाइट्स एंड लार्ज ल्यूकोसाइट्स। अब लार्ज ल्यूकोसाइट्स का साइज़ की मैं बात करूं तो 10 से 14 माइक्रोमीटर आपका लार्ज ल्यूकोसाइट्स हैं, और स्मॉल ल्यूकोसाइट सेल के साइज़ की बात करूं तो 7 से 10 माइक्रोमीटर आपके स्मॉल ल्यूकोसाइट्स हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो सिंगल बिग पर्पल इन कलर, एक आपको एक सर्कल के अंदर एक और सर्कल सा नज़र आएगा। मतलब सर्कल में एग्जैक्ट में स्पेसिफिक स्फेरिकल शेप नहीं कह रहा हूँ, एक मतलब इरेगुलर सर्कल शेप का जो नज़र आता है, और उसके अंदर बिना साइटोप्लाज्म के एक डार्क पर्पल कलर शेड नज़र आती है, तो वो आपका न्यूक्लियस विद आपका क्या है, लिम्फोसाइट सेल्स हैं। अब बात करते हैं लिम्फोसाइटोसिस, यानी लिम्फोसाइट्स की बढ़ने की कंडीशन। तो लिम्फोसाइट जो है वो 40% से अगर आपका ज़्यादा जा रहा है तो इसका मतलब वो आपका जो है लिम्फोसाइट बढ़ रहा है। और किस केस में ज़्यादातर बढ़ता है? तो वायरस है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, या आपके कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, ल्यूकीमिया की कंडीशंस हैं, या आपके टॉक्सोप्लाज्मोसिस की कंडीशंस हैं। ठीक है, कुछ आप कह सकते हो कि साइटोमेगेलो वायरस की वजह से भी ये कंडीशंस देखी जाती है, जहाँ पे आपका ल्यूकोसाइट्स जो है वो बढ़ जाता है। और बात करते हैं ल्यूकोसाइटोपीनिया। अब देखिए, ल्यूकोसाइटोपीनिया जो है वो डिक्रीज़ किस केस में होता है? तो डिक्रीज़ जो है वो आपका कई बार देखा जाता है क्रॉनिक इन्फेक्शन ड्यू टू HIV या एड्स जिसे बोला जाता है, या कोई रेडिएशन थेरेपी चल रही हो, उस केस में भी आपको ल्यूकोसाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं। यहाँ अगेन मैं एक चीज़ फिर से नोट करना चाहूँगा कि जितने भी आप एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, या जो पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो कर रहे हैं प्रैक्टिस, प्लीज़ अपना ल्यूकोसाइट्स वगैरह चेक करते रहें, यानी DLC चेक करते रहें, और उसकी मॉर्फोलॉजी ज़रूर चेक करें कि क्या कैसा दिखाई दे रहा है। उसका रीज़न है यू ऑल डील्स विद द रेडिएशंस। आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, आप MRI कर रहे हैं, आप CT स्कैन कर रहे हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए एक बेनिफिशियरी टेस्ट रहेगा। तो यहाँ ल्यूकोसाइटोपिनिया की कंडीशन मैंने आपको बताई। अब देखते हैं ए टाइप ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? तो ए टाइप ल्यूकोसाइट्स क्या है? बेसिकली ये आपके वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म या मोनोसाइटोटॉइड्स न्यूक्लियस वाले न्यूक्लियाइज होते हैं, जो कि ज़्यादातर किस वजह से? तो आपकी सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से ये कॉज देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूँ तो लिम्फोइटिक टिश्यूज़ में ये ज़्यादा देखने को आपको सेल्स का इफ़ेक्ट दिखेगा। नॉर्मल रेंज की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बता रहा था। तो न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो 40 से 80% है। इस्नोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो 1 से 6% है। बैसोफिल की जो नॉर्मल रेंज है वो आपकी 0 से 1 और 0 से 2 दोनों देखी जाती है। लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूं तो वो आपका 20 से 40% है। मोनोसाइट की बात करूं तो 2 से 10% है। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमारे लैबोरेटरी में तो ये नॉर्मल रेंज नहीं चलती है, कोई और नॉर्मल रेंज है। तो अगर आप मैनुअली कर रहे हैं या फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन से कर रहे हैं तो इट्स डिपेंड ऑन द रिएजेंट, कि जो कंपनी ने रिएजेंट बनाया है तो उसके लिटरेचर में उसके वो नॉर्मल डिफाइन करते हैं, तो डेट विल बी योर नॉर्मल रेंज अकॉर्डिंग टू दैट रिएजेंट। बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है? तो लिस्मन स्टेन या आपका जिम्सा स्टेन या आपका वाइट स्टेन जो है, इस स्टेनिंग से ये परफॉर्म किया जाता है। और किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है अगर मैं इसको बोलूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आपका ब्लड सेल्स का एक स्मेयर प्रिपेयर किया जाएगा, आइदर EDTA ब्लड सेल्स ले सकते हैं, या फिर आप होल ब्लड से भी ले सकते हैं, यानी आपने फिंगर प्रिक किया और स्मेयर बना दिया, तो उस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो आपका फिल्म है वो थिन होना चाहिए। और जब उसके ऊपर आप स्टेनिंग अप्लाई करेंगे तो मिथाइलिन ब्लू और ईओसिन स्टेन जो है कंटेन्स करता है आपका लिस्मन स्टेन,
या बेसिक स्टेन एसिडिक डाई जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका जो सेल है और जो अदर पार्ट है यानी साइटोप्लाज्म पार्ट है, दोनों एक डिफरेंट कलर शो करेगा, और वो कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कौन सा सेल टाइप है। और साथ ही साथ में आप माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसकी शेप साइज़ क्या है। तो बेसिकली स्टेन करता क्या है कि आपके कलर के जो सेल्स है उसके न्यूक्लियस को कलर इफेक्ट देता है। तो ये तो रही बात प्रिंसिपल की। अब मैं अगर रिक्वायरमेंट की बात करूं कि मटेरियल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आपको चाहिए, तो माइक्रोस्कोपिकल ग्लास स्लाइड चाहिए, एक ग्लास स्प्रेडर चाहिए, आपको वुड ऑयल चाहिए जिसे हम ऑयल इमर्शन भी बोलते हैं, स्टेनिंग रिएजेंट चाहिए, आपका लिस्मिन स्टेन है या जिम्सा स्टेन है, जो भी आप स्टेन यूज़ कर रहे हैं, साथ में उसके साथ में उसका बफर सॉल्यूशन चाहिए होगा। और ब्लड अगर आप कैपिलरी पंचर से कर रहे हैं तो आपका स्किन पंचर और कैपिलरी पंचर की किट चाहिए। और अगर आप वेन पंचर से कर रहे हैं तो आपकी EDTA वाइल रहेगी, उससे भी आप वेन पंचर का जो मटेरियल है, कलेक्शन मटेरियल है, वो आप यूज़ करके आप ब्लड कलेक्ट करके और इस टेस्ट को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेन पार्ट यानी प्रोसीजर के पार्ट पे। तो प्रोसीजर वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से फिल्म बनाई जाती है। फिल्म का मतलब है कि वो स्मेयर जिसे हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है, क्लीन बिल्कुल स्टरलाइज फ्री ग्लास स्लाइड जिसे बोलते हैं, जिसमें कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई किसी तरीके का उसमें कोई सरफेस पे अडहेसिव इस तरीके का कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, एक स्मॉल ड्रॉप, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर स्लाइड है, इट्स अ रिमोट नॉट अ स्लाइड, बट इसको एज्यूम करते हैं कि अगर ये हमारी स्लाइड है तो यहाँ पे हमने एक कॉर्नर के साइड के सेंटर में यहाँ हमने क्या किया, एक ड्रॉप लेना है। दूसरी स्लाइड के हेल्प से या स्लाइडर के हेल्प से हमने क्या करना है, इस तरीके से इसको एज पे यहाँ रखना है और हम उस पर टच करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। तो एक टंग शेप, जैसे हमारी जीभ है, तो वो ऐसी टंग शेप की एक आपको फिल्म बनी हुई नज़र आएगी। ये फिल्म थिक बनेगी या थिन बनेगी, ये डिपेंड करता है कि आपका एंगल कितना है। अगर आपका एंगल बहुत ज़्यादा है तो थिक बनेगी, अगर आपका कम है तो थिन बनेगी। ज़्यादा नहीं कि बिल्कुल ऐसे चिपटा करके उस पर लगा दे सर ये तो स्मेयर बना ही नहीं, नहीं, इट्स लेस देन, मतलब हमेशा अगर अच्छी स्लाइड बनाना है तो 30 डिग्री के आसपास ±5 आप रख सकते हो। और जब उसको आप स्लाइडर को एक ही बार में मूव करोगे तो वो स्मॉल अमाउंट, याद रखना स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लेना होता है। ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, पूरी स्लाइड पे स्प्रेड हो जाएगा। स्मॉल अमाउंट रहेगा तो एक टंग शेप आपको यहाँ पे नज़र आएगी। टंग शेप में भी जो ऊपर का टंग का एज पार्ट है वो काउंट किया, वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बेस में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरीके से आपने स्मेयर बनाया। उसके बाद मार्किंग, देखो 5 सैंपल हैं, सपोज़ मैं हूँ और आप लोग हैं, आपके सबके सैंपल एक साथ आ जाते हैं, तो सैंपल वाइल पे तो मेंशन है, स्लाइड पे कैसे मेंशन किया जाता है, तो मार्कर्स आते हैं, ग्लास मार्कर्स आते हैं, उससे उस पर नंबर डाला जाता है, जो लैब आईडी नंबर दिया गया है उस पर्टिकुलर सैंपल को, तो उससे वो मार्किंग की जाती है। उसके बाद कई जगह स्मेयर को विद द हेल्प ऑफ फिक्सेटिव फिक्स भी किया जाता है, या आप उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो भी वो फिक्स हो जाता है। आपका स्मेयर जो है, फिक्स होने का मतलब है कि वो स्लाइड के सरफेस पे अच्छे से चिपक जाएगा, बिल्कुल स्टिक हो जाएगा वो। अब स्टेनिंग की बात करें तो किस तरीके से स्टेनिंग करना चाहिए, तो आपका सबसे पहला प्रोसीजर होता है, आपने स्मेयर बना दिया, उस स्मेयर को आप ड्राई रैक पे रखेंगे, ड्राई करेंगे। ड्राई होने के बाद जब वो फिक्स हो गया, पूरा ड्राई हो गया, उसके बाद आप उसे स्टेनिंग ट्रे पे रखेंगे, जो कैसा होगा, जैसे इस तरीके से रहेगा, बीच में उसकी स्लाइड रखी रहेगी, मतलब ऐसा कह सकते हो कि ये अगर मैं कहूँ तो इस तरीके से ये स्लाइड इस पर आ जाता है, रैक सा होता है, मतलब 2 रॉड्स ही रहेगी, उस पर आप रख देंगे उसको, वो फिक्स हो जाएगा। मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए पूरा। बैलेंस का मतलब है ऐसा नहीं कि एक तरफ झुका हुआ एक तरफ उठा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल में होनी चाहिए चीज़ें, जिससे जब आप उस पर कोई केमिकल डालें तो वो उस पर टिका रहे, इधर उधर मूव ना करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको रखेंगे स्मेयर को, स्लाइड को उसके ऊपर, और जो स्मेयर वाला पार्ट है उसके ऊपर आप लिस्मन स्टेन जो है वो पोर करेंगे। लिस्मन स्टेन कितना पोर करना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्मेयर, अगर जो स्मेयर का साइज़ है उतना लिस्मन आपके उस स्मेयर पे रहना चाहिए। अब लिस्मन कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा कैसे, क्योंकि होता क्या है, कई बार मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपने स्टूडेंट्स में, या वैसे भी देखा है, कई बार डॉक्टर भी ये कंप्लेन करते हैं। जब मैं लर्नर था तो मेरे को भी एक डॉक्टर ने बताया था कि हमारा जो स्टेनिंग का टाइमिंग है वो बहुत एक्यूरेट
एक्यूरेट होना चाहिए। स्टेनिंग का टाइमिंग और स्टेनिंग का टेम्परेचर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनली रिलेट करता है आपके कैसी पिक्चर क्वालिटी आएगी। इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये हार्डवेयर है उसका, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्मेयर बनाया, ड्राई कर लिया, स्टेनिंग रैक पे रखा, उसको आपने स्टेन से कवर किया। अब स्टेनिंग टेम्परेचर की मैंने बात की थी, तो इट शुड बी एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो आपका स्टेनिंग है, जो एक्टिव जिस पे आपको स्टेन करना है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, और 10 से 15 मिनट आपको स्टेन करना होता है। अब 10 से 15 मिनट खाली वो स्टेनिंग रखना नहीं होता है, आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए आपको स्टेन डाल के स्मेयर पे छोड़ देना है। और उसके बाद आप 1 से 2 मिनट के बाद, यानी अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 60 सेकेंड्स या 60 टू 90 सेकेंड्स के बाद आप क्या करेंगे, उसमें बफर सॉल्यूशन डालेंगे। और बफर सॉल्यूशन क्या करना चाहिए, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो, हम किसी चीज़ पे पानी डालते हैं तो वो एज तक बिल्कुल कॉर्नर पे चलाते हैं, इसे ओवरफ्लो कहते हैं, कि ओवरफ्लो की कंडीशन, कि बस अब डाला एक और तो ओवरफ्लो आउट हो जाएगा। तो उतना आपको वो ड्रॉपर की हेल्प से उसमें पूरे को डाइल्यूट करना है, और फिर आप उसको आने वाले 15 मिनट, यानी जो 15 मिनट का प्रॉपर टाइम लॉट है 10 से 15 का जो मैंने बताया, वो इस तरीके से डिवाइड होगा कि पहला 1 से 1.5 मिनट आपका जो है वो स्टेनिंग जो है वो रहेगा सिर्फ फिल्म के ऊपर, ग्लास पे नहीं, जो फिल्म एरिया है सिर्फ उसके ऊपर। उसके बाद आप उसको डाइल्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूएंट, और वो डाइल्यूएंट इतना होना चाहिए कि आपकी पूरी स्लाइड कवर कर ले। और जो बचा हुआ टाइम अब बचा, यानी आपने अगर 1 मिनट लिया तो 9 मिनट, 10 से 15 मिनट का 9 मिनट या 14 मिनट, और अगर आपने 1.5 मिनट लिया है तो दैट इज़ 8.5 और सो ऑन। तो उस हिसाब से आप 10 से 15 मिनट आप मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर उसे इंक्यूबेट करना है कि नहीं करना है, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है। तो अगर ज़्यादा हीटेड होगा आपका स्टेनिंग का टेम्परेचर, तो क्या होगा, वो फिल्म को रिमूव कर देगा सरफेस से, या डार्क स्टेन कर देगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए टेम्परेचर का और एटमॉस्फेयर का वहाँ पे बिल्कुल क्लीन होना ज़रूरी है, आइसोलेट, मतलब आप कह सकते हो उसे कि एक स्टैगनेंट फेस होना ज़रूरी है, ज़्यादा हीट भी ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो। उसके बाद आप टैप रनिंग वाटर में आप स्मेयर को उठाएंगे, और टैप रनिंग वाटर में हमेशा, कई बार मैंने देखा है, नोटिस, लर्नर को स्पेशली बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज़ ये स्मेयर का पार्ट है और ये आपका स्लाइड का पार्ट है। कई बार क्या होता है, टैप वाटर डायरेक्टली आप स्मेयर पे डालते नहीं, वो इनडायरेक्टली जाना चाहिए, यानी आपका जो प्लेन सरफेस ग्लास पे बचा है उस पे से होता हुआ आपका इसमें जाएगा। उसका रीज़न है, और फ्लो कभी भी तेज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी स्मूथ फ्लो होना चाहिए टैप वाटर का। वो आप करेंगे, जैसे ही आप उसको करेंगे एक्स्ट्रा स्टेन जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ स्मेयर बना हुआ है तो पीछे वाले साइड को आप कॉटन से क्लीन करेंगे, फिर उसको आप एयर ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब वो एयर ड्राई हो जाएगा, स्मेयर आपका फिक्स हो चुका है, आप सीधा माइक्रोस्कोपी पे उसको लेके जा सकते हैं। अब जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो ये तो हो गया आपका स्टेनिंग का पार्ट, कि कैसे आपने डीएलसी सेल्स का फिल्म बनाया, उसको स्टेन किया। अब ऑब्जर्वेशन, जो कि हमने आपको बताया था कि सेल काउंटिंग, तो सेल काउंटिंग का आपका काउंटिंग एक सेल का बॉक्स सा रहता है जिसमें क्लिकिंग बटन्स होते हैं, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार वो 1 2 3 4 बढ़ता है, टिंग आवाज़ आती है कई बार, अगर आपने देखा हो तो, जिसे डीएलसी काउंट, सेल काउंट बॉक्स भी बोला जाता है, मैनुअली चेक किया जाता है। आप डॉक्टर भी करते हैं, कई बार सीनियर टेक्नीशियन भी करते हैं। तो जब वो आपको जो सेल दिखा, वो पर्टिकुलर उस बटन को आपको प्रेस करना है, वो काउंट हो जाएगा। और जब टोटल सेल आप 100 कर लोगे तो एक बेल साउंड आएगी, इसका मतलब आपने 100 सेल काउंट कर लिए हैं। और अब वो जो अकॉर्डिंगली 100% बना, न्यूट्रोफिल कितना बना, लिम्फोसाइट कितना बना, बेसोफिल कितना बना, स्नोफिल कितना बना, मोनोसाइट कितना बना, वो सारा आप सेपरेटली लिखेंगे और वो परसेंटेज की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर हम कैसे फील्ड काउंट करेंगे, यानी फील्ड काउंट करने का क्या तरीका है, कैसे हम फील्ड काउंट कर सकते हैं। तो फील्ड काउंट करने का तरीका होता है कि हमेशा जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना हम, राइट डाउन या राइट अप या लेफ़्ट डाउन या लेफ़्ट अप, तो जो तरीका है वो इस तरीके से, आइदर इस तरीके से नीचे या इस तरीके से ऊपर चलेगा, जैसे भी आप करना चाहें राइट लेफ़्ट में, लेकिन आप जैसे सीढ़ियाँ चलते हैं उस तरीके से, जिससे एक सेल 2 बार काउंट ना हो, पहली चीज़। दूसरा, जब आप काउंट कर रहे हैं तो 10x पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, 40-45x के बाद आपको वो सेल दिखना शुरू होगा। काउंटिंग के लिए 45x, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप 45x पे भी काउंट कर सकते हैं, और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सेल की इतनी क्लियर नहीं है तो आप 100x पे भी उसको काउंट कर सकते हैं। मैं 45 और 100 इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग बोलेंगे नहीं सर 45 पे तो काउंट ही नहीं हो सकता,
अगर आपकी सेल ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो 40-45x पे भी आप काउंट कर सकते हैं। x इज़ द पावर कि 45 टाइम्स वो बढ़ा करके दिखा रहा है इमेज को, 100 टाइम्स बढ़ा करके दिखा रहा है ऑब्जेक्ट को। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो 10x का मतलब है 10 गुना, 40x का मतलब है 40 गुना, 45 का 45 का मतलब है 45 टाइम्स, मतलब उस ऑब्जेक्ट को उतना टाइम्स वो बढ़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही 100x पे भी आप चाहें तो उसको काउंट कर सकते हैं। अब ये था आपका प्रॉपर प्रैक्टिकल टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर ल्यूकोसाइट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल्स। अब बात करते हैं कि ये प्रैक्टिकल करने के बाद आप किस क्वेश्चंस के जवाब जो हैं बहुत इजीली दे पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट की होता क्या है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि डीएलसी काउंट्स हम करते हैं जिसमें आपका 5 सेल को परसेंटेज बेसिस पे हम लोग काउंट करते हैं। इनके अलग अलग नॉर्मल रेंज रहते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स देयर नेचर एंड फंक्शन। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैसे, न्यूट्रोफिलिया, न्यूट्रोपिनिया, बेसोफिलिया, फिलिया, या फिर आपका मोनोसाइटोसिस, मोनोसाइटोपिनिया, तो ये अलग अलग कंडीशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं ईजिली। उसके बाद आपका स्टेनिंग प्रोसीजर आप डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेन बेसिकली व्हाट लिस्मन स्टेन डू विद द ब्लड सेल्स ऑफ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट सेल्स, मतलब वो बेसिकली डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट जो सेल है, 5 सेल हैं हमारे, वो कैसे क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है, तो वो आप बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए,